देखो, ऐसा नहीं था कि जो कश्मीर है वो शुरू से ही ऐसे दंगे वगैरह झेलते हुए आ रहा था रिलीजन के नाम पे। शुरू में जो कश्मीर था वहां पे जो लोग थे वो काफी आराम से, काफी प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन 1983 से 1990 ये जो टाइम पीरियड था, इस सालों में कुछ लोगों की वजह से ऐसे हालात और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से कश्मीर के जो हिंदूज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और बहुत सारी चीजें हुई कश्मीर के हिंदुओं के साथ। तो एक्चुअली में क्या रीजंस थे और कौन कौन इसके पीछे इन्वॉल्व था, आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदूज आखिर में है कौन। तो 13th सेंचुरी में जब कश्मीर जो था, कश्मीर में जो मेजॉरिटी थी वो हिंदूज की मेजॉरिटी हुआ करती थी। एंड 14th सेंचुरी में जब मुसलमान का जो राज्य था वो स्टैब्लिश हुआ इंडिया में, मुस्लिम्स जो थे वो जब रूल करना शुरू होते हैं तो यहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लग जाती है। तो 14th सेंचुरी में जब मुसलमानों का राज्य शुरू हुआ हिंदुस्तान पे या इंडिया पे, तो यहाँ पे जो कश्मीर के हिंदूज थे उन्होंने कश्मीर से माइग्रेट करना शुरू किया एंड अपने आप को बचाने के लिए मुस्लिम रूलर्स से, और ये जो मुस्लिम रूलर्स थे इनका फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहे थे। तो इस वजह से कश्मीरी हिंदूज ने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू करा और ये जो मूवमेंट हुआ कश्मीरी पंडित्स का कश्मीर से पहले के टाइम में, मुगल एम्पायर के टाइम पे, ये पहला एक्सोडस जो था ये हुआ कश्मीर के जो हिंदूज थे, मेनली जो कश्मीर के हिंदूज थे उन पे अटैक किया गया। एक्सोडस का मतलब होता है जब कोई कम्युनिटी मास माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको एक्सोडस कहा जाता है। तो यहाँ पे कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी, कश्मीरी हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी वो तीन पार्ट्स में थी, मतलब तीन टाइप्स की थी। पहला, जो कश्मीर को छोड़कर भाग चुके थे मुस्लिम रूलर्स की वजह से, और जब मुस्लिम रूलर्स चले गए या फिर जब उनका जो कंट्रोल था वो थोड़ा लूज हुआ, तो जो वापस जाके सेटल हुए कश्मीर की वैलीज में, अपने घर जो वापस गए, उनको कहते थे बनमासी। और जो कश्मीरी हिंदूज वहां से शिफ्ट ही नहीं हुए, चाहे मुस्लिम रूल कर रहे हैं या नहीं, उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो थे मलमासी। और जो तीसरे थे वो थे बुहीर पंडित्स, ये जो थे ये ट्रेड वगैरह करते थे। तो मुस्लिम इन्वेजन के बाद और इसके कुछ साल बाद जो कश्मीर था वहां पे जो मेजॉरिटी हो गई थी वो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो गई थी। 1981 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो कश्मीरी हिंदूज बचे थे वो सिर्फ 4.43% बचे हुए थे कश्मीर में। तो अब डिस्कस करते हैं कि 1983 से 1990 के बीच में आखिर एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या। शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीएम बनते हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर के, वो बनते हैं फारूक अब्दुल्ला। 1983 में वापस से इलेक्शंस होते हैं एंड फारूक अब्दुल्ला जो होते हैं वो कांग्रेस के साथ अलायंस में होते हैं एंड ये वापस से फारूक अब्दुल्ला जो है वो वापस से जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस को जीतते हैं 1983 में एंड वापस से सीएम बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो इनका एक नेचर था, जब ये दिल्ली आते थे तो ये कहते थे कि कश्मीर जो है वो हमेशा इंडिया का पार्ट रहेगा। पाकिस्तान जाते थे तो वहां की बातें करते थे और कश्मीर जाते थे तो वहां की सेपरेटिस्ट की बातें करते थे। इस चीज का फायदा एक्चुअली में ये हुआ कि यहाँ पे सबको लगता था कि ये सबकी ही बातें करते हैं, तो ये मतलब सबकी ही बातें कर रहे थे, ओवरऑल सबको लेकर चल रहे थे साथ में। तो यहाँ पे जो इनकी पार्टी होती है वो होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पार्टी में ही एक मेंबर होते हैं गुलामी मोहम्मद शाह। और ये जो गुलामी मोहम्मद शाह थे, इनके जीवन का एक ही मकसद था कि मुझे समहाउ जैसे भी जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है उसका सीएम बनना है। एंड गुलामी मोहम्मद के सीएम बनने के इंटेंशंस के बारे में कांग्रेस को भी बहुत प्रॉपर तरीके से पता था। तो ये जो गुलामी मोहम्मद थे ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्ट थे। लेटर ऑन ये उनकी अलायंस को, मतलब उनकी जो पार्टी होती है उसको छोड़ के अपनी एक खुद की पार्टी बनाते हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो कांग्रेस होती है वो फारूक अब्दुल्ला के साथ थी पहले, वो फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस तोड़ के गुलामी मोहम्मद शाह को अगला सीएम बना देती है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस होती है वो फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस तोड़ के गुलामी मोहम्मद के साथ सरकार बनाती है एंड गुलामी मोहम्मद को अगला सीएम बना देती है जम्मू एंड कश्मीर का। सवाल एक्चुअली में ये उठता है कि आखिर क्यों फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस तोड़ के गुलामी मोहम्मद को कांग्रेस जो है वो अगली सीएम बनाती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसके पीछे रीजन ये था कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो कांग्रेस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे
एंड इस वजह से कांग्रेस एक ऐसा सीएम चाहती थी कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में जो इनके अकॉर्डिंग चले। इसीलिए इस पर्पस से इन्होंने गुलामी मोहम्मद को सीएम बनाया जम्मू एंड कश्मीर का। और गुलामी मोहम्मद ने जम्मू एंड कश्मीर का सीएम बनते ही मजहबी बातें करनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस की बात मानना तो दूर की बात है, इनकी जो बातें थी वही शो कर रही थी कि बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा रहे हैं। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो कश्मीर में उस टाइम पे चल रहे थे उनको सपोर्ट करने लगते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये मूवमेंट्स थे जो एक्चुअली में वो सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व होकर डिमांड कर रहे थे कि जो कश्मीर है या पूरा का पूरा इंडिया से अलग होना चाहिए। कुछ इसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो डिमांड कर रहे थे कि ना ही पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए ना ही इंडिया का पार्ट होना चाहिए, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में मेनली जो है वो 3 ग्रुप्स हैं जो कश्मीर के सेपरेशन की बात करती है। पहली है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दैट इज JKLF, और दूसरी है हिजबुल कॉन्फ्रेंस, और तीसरी है वो है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये जो है ये डिमांड कर रही थी कि जो कश्मीर है वो ना ही इंडिया का पार्ट रहना चाहिए ना ही पाकिस्तान का पार्ट रहना चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो JKLF थी ये हथियार उठाने तक को रेडी थी कश्मीर के लिए, कश्मीर को अलग करने के लिए। जो दूसरा ग्रुप था हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो थे ये चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाना चाहिए, एंड ये कंप्लीटली हिजबुल मुजाहिदीन जो ग्रुप था ये पूरा पाकिस्तानी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन था। तीसरी जो थी वो थी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी ये पाकिस्तान और ना ही इंडिया कश्मीर को चाहती थी कि ना ही वो पाकिस्तान में ज्वाइन हो ना ही वो इंडिया का पार्ट रहे। ये भी चाहते थे कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, लेकिन ये हथियार नहीं उठाना चाहते थे। ये जो थे ये मामला को बातचीत करके सॉल्व करवाने के सपोर्ट में थे। अब जो सीएम थे गुलामी मोहम्मद, ये वहां की कश्मीर की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको कहने लगते हैं कि कश्मीरी पंडित्स को देखो, ये लोग कितने कम अमाउंट में है, कितनी छोटी सी पॉपुलेशन है इनकी, एंड स्टिल ये इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लाइक लॉयर्स हैं, पुलिस में है, इतने सारे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और ये एक तरीके से सच बात थी क्योंकि जो कश्मीरी हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी। अब 1986 में होता क्या है, यहाँ पे जो कांग्रेस होती है वो बाबरी मस्जिद का ताला खोल देती है ताकि हिंदूज जो हैं वो वहां पे जाके पूजा पाठ कर सके। देखो इस चीज के पीछे कांग्रेस की भी मजबूरी रहती है क्योंकि यहाँ पे शाह बानो केस हुआ होता है, एंड शाह बानो केस की वजह से मुस्लिम्स जो होते हैं वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो हिंदू वोटर्स होते हैं वो अगेंस्ट में चले गए होते हैं कांग्रेस के। तो हिंदू वोटर्स को भी खुश करने के लिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद का जो ताला होता है वो 1986 में कांग्रेस खोल देती है। तो इस चीज से एक प्रॉब्लम जो कश्मीर में होती है वो ये होती है कि यहाँ पे दंगे भड़क गए होते हैं कश्मीरी हिंदूज के खिलाफ। अब यहाँ पे गुलामी मोहम्मद की एक बात समझो, गुलामी मोहम्मद जो है वो सीएम तो बनना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस के लिए सीएम नहीं बनना चाहते थे, वो परमानेंट सीएम बनना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर का। तो उनको पता था कि जो कश्मीरी हिंदूज हैं वो पॉपुलेशन में कम है कश्मीरी मुस्लिम्स के कंपैरिजन में, तो अगर वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे, मुस्लिम के सारी चीजों को मानेंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि कांग्रेस रहे या ना रहे, जो कश्मीरी मुस्लिम्स है वो हमेशा हमेशा जो है गुलामी मोहम्मद को इलेक्शंस में जितवाएगी। अब जो गुलामी मोहम्मद होते हैं वो एक दिन ये चीज बोल देते हैं कि जो न्यू सिविल सचिवालय में जो पुराना मंदिर है वहां पे उस पुराने मंदिर को तोड़कर वहां पे एक नया मस्जिद बनवाया जाएगा। एंड इस चीज को लेके, इस बात को लेके जो कश्मीरी हिंदूज होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं गुलामी मोहम्मद के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ, एंड इस वजह से बहुत ज्यादा दंगे जो है वो भड़क उठते हैं कश्मीर में। ये दूसरी बार हुआ जब कश्मीरी हिंदूज पे अटैक किया जाने लगा। पहली बार तब हुआ था जब 14th सेंचुरी में जो मुगल्स थे वो रूल करने आए थे, एंड मतलब मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, एंड इस वजह से कश्मीरी हिंदूज पे अटैक करा जाने लगा। एंड दूसरी बार अब हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कांग्रेस को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि गुलामी मोहम्मद को सीएम बना के उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया, एंड यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये गुलामी मोहम्मद को रिमूव कर देते हैं एंड पूरे जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लगा देते हैं। उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे जगमोहन जी।
अब यहाँ पे गुलामी मोहम्मद को तो हटा दिया जाता है, लेकिन इतने सालों में ये जो जितनी भी चीजें हुई इसके वजह से जो मतलब बेसिकली जो नफरत थी लोगों की आपस में, आपसी जो नफरत थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सारे के सारे जितने भी सेपरेटिस्ट थे वो एक साथ आ जाते हैं एंड ये चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। चुनाव लड़ने के फैसले के साथ साथ ये यहाँ पे एक MUF बनाते हैं, दैट इज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट होती है ये इलेक्शंस में खड़े होने का फैसला लेती है। अब ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट होती है ये कुछ ही टाइम में अपना काफी अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो स्टैब्लिश कर लेती है एंड ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही ये इलेक्शंस जीत जाएंगे पूरी जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो इनके हाथ में आ जाएगी एंड ये अपने हिसाब से सारी चीजों को रन करेंगे। लेकिन MUF का जीतना कांग्रेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके पीछे रीजन था सबसे ज्यादा मेन, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो कांग्रेस है वो फारूक अब्दुल्ला के साथ वापस से अलायंस बनाती है कि पुरानी बातों को भूल के यहाँ पे कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला जो है ये वापस से साथ आते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं एंड रिजल्ट आता है तो फारूक अब्दुल्ला और जो कांग्रेस होती है वो जीत चुकी होती है और जो फारूक अब्दुल्ला होते हैं वो वापस से CM बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट होती है वो ये चीज कहती है कि जो इलेक्शंस हुए इनकी जो काउंटिंग हुई, वोट्स की जो काउंटिंग हुई है वो गलत तरीके से हुई है। पूरा इलेक्शन जो है वो एक फ्रॉड के साथ जीता है कांग्रेस ने एंड ये सारी चीजें होती है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करती है गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जो इलेक्शंस के सबूत सामने आते हैं उसको देखकर जो लोकल आम जनता थी जम्मू एंड कश्मीर की, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। जहां से फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे वहां पे जो काउंटिंग करी गई वोट्स की वो 3 घंटे में पूरी काउंटिंग कर दी गई एंड फारूक अब्दुल्ला को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन वहीं से जो MUF के जो लीडर्स थे उन्होंने जहां से चुनाव लड़ा था वहां पे वोट्स की जो काउंटिंग थी उसको करने में काफी ज्यादा टाइम लगाया गया था। दूसरा जो रीजन था वो ये था कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, मतलब जो फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस में थे, वो जो थे वो हार कर अपने घर वापस चले गए थे। लेटर ऑन उनको वापस से कॉल आता है कि आप जीत चुके हो, आप नहीं हारे हो। उसके बाद BBC की एक रिपोर्ट आती है, एंड उसमें कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो खुद इस बात पे एग्री करते हैं कि जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया था उसे मैनिपुलेट किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस के लीडर्स ने खुद एक्सेप्ट किया कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है एंड हद तो तब हो गई जब फारूक अब्दुल्ला जो CM बने जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया। अब जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो लीडर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया एंड यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी कश्मीर की उनका जो सिंपैथी था वो भी सेपरेटिस्ट लीडर्स, ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट थे, उनके तरफ शिफ्ट हो गया कि उनके साथ गलत हुआ है, ये सारी चीजें हुई एंड जो अब लोकल पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो भी सपोर्ट करने लग गई थी MUF को। तो यहाँ पे MUF के जो लीडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शंस और पॉलिटिक्स करना फालतू है इंडिया जैसी कंट्री में। तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अब ये डायरेक्ट हथियार उठाएंगे एंड डायरेक्ट जो है वो कश्मीर के सेपरेशन की बात करेंगे। इन सारी चीजों की वजह से जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो सब के सब एक साथ आ जाते हैं। इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी JKLF, दैट इज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये जो थे ये यंग कश्मीरीज को रिक्रूट करते थे एंड पाकिस्तान भेज के इनकी ट्रेनिंग करवाते थे। अब इधर ही साइड में, पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन और USSR के बीच में। एंड USA जो था वो पाकिस्तान को पैसे भेजता था मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए। तो पाकिस्तान ने ये जो पैसा था इसका कुछ अमाउंट जो है वो कश्मीर में भी यूज करना शुरू कर दिया और जो भी हथियार जो थे वो USA भेजता था पाकिस्तान को, वो हथियार भी पाकिस्तान ने कश्मीरी मिलिटेंट्स को देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान जो था वो बार बार कश्मीरी मिलिटेंट्स को यही चीज समझा रहा था कि बड़े बड़े सुपर पावर्स जो हैं वो अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से हारे हैं, तो ये इंडिया क्या चीज है। इस वजह से, इन रीजंस की वजह से कश्मीर में धीरे धीरे इस्लामिक झंडे दिखने लगे एंड ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है ये पूरी की पूरी मजहबी मूवमेंट बन जाती है। यहाँ पे जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो है वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारी जो प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं ये बहुत ज्यादा फीजिबल होती हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे लोकल जो पॉपुलेशन होती है उसको गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना काफी ज्यादा इजी होता है।
इसके पीछे रीजन ये है कि पहली बात तो यहाँ पे कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो कभी भी कि गवर्नमेंट अच्छे स्कूल्स नहीं दे रही, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं दे रही, इन सारे रीजंस के खिलाफ, मतलब इन सारे रीजंस को लेकर कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती है। लेकिन जब भी बात लोगों के रिलीजन की आती है, लोग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। यही रीजंस है कि कश्मीर में रिलीजन को प्राइमरी बनाया गया। जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी, JKLF, इनको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से। यहाँ पे देखो, जो JKLF है ये हिंदूज मुस्लिम्स देख के नहीं मार रही थी कि आप हिंदू हो तो आपको मार दिया, मुस्लिम्स हो तो आपको नहीं मारा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, अगर आप बात कर रहे हो कि आप इंडिया को सपोर्ट करते हो, जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट रहना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप बात करते हो, तो JKLF जो थी वो सबको मार रही थी, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो। मोहम्मद फारूक शाह ये एक कश्मीर के ही मौलवी थे जो कि जामा मस्जिद के सबसे बड़े हेड थे। तो फारूक शाह थे, इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, मतलब बहुत फॉलोअर्स थे इनके, और इनको सिर्फ इस वजह से JKLF के लीडर्स जो है वो असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो नेक्स्ट हेड बनते हैं जामा मस्जिद के, वो ऐसे हेड को बनाया जाता है जो कि कंप्लीटली इंडिया के खिलाफ हो। कश्मीर के जो मुस्लिम्स थे उनको ये एडवांटेज था कि आपको तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक आप ऐसा कोई एक्शन ना करो या आप ऐसी कोई बात ना बोलो जो दिखाए, मतलब जो शो करे कि आप इंडिया को सपोर्ट करते हो। लेकिन वहीं कश्मीरी हिंदूज को ये डिसएडवांटेज था कि ये जो JKLF के मेंबर्स थे और जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर्स थे या मूवमेंट जितनी भी चल रही थी, वो ये सारी चीजें मान के बैठी हुई थी कि जो कश्मीरी हिंदूज हैं ये तो सपोर्ट ही इंडिया को करते हैं, तो इस वजह से चाहे वो चुप भी रहे, उनको मारा जा रहा था। पाकिस्तान जो है ऑलरेडी इंडिया से 2 वॉर्स हार चुका था, तो पाकिस्तान को यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर खेलना बहुत ईजी और फीजेबल लग रहा था। अब आप ये सोचोगे कि पाकिस्तान जो है वो JKLF को आखिर सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि JKLF तो ये भी नहीं कह रहा था कि कश्मीर को हम पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो कुछ लिमिटेड टाइम तक JKLF को सपोर्ट करता है। बाद में अपनी जितनी भी फंडिंग होती है जो पाकिस्तान JKLF को दे रही थी, उन सब पर रोक लगा देता है। और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू करता है, उनको फंडिंग देना शुरू करता है, क्योंकि ये जो ग्रुप था ये कह रहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान में ज्वाइन करवा लेना चाहिए। जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स थे, इनका सिर्फ एक सिंगल मोटिव था कि कश्मीर को इंडिया से तोड़कर, इंडिया से अलग करके पाकिस्तान में ज्वाइन करवाना है। छोटे मोटे दंगे तो चल ही रहे थे पूरे के पूरे कश्मीर में। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सारे के सारे सेपरेटिस्ट जो लीडर्स थे, इन्होंने जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे कश्मीरी पंडित्स थे या कश्मीरी हिंदूज थे, उनको टारगेट बनाना शुरू किया। और इनको मारने के पीछे यही पर्पस था कि जो बाकी के कश्मीरी हिंदूज हैं उनमें एक डर को स्टैब्लिश किया जा सके। 1989 में इन्होंने पंडित टीकालाल टपलू को मार दिया, जो कि BJP के एक बहुत बड़े और बहुत फेमस लीडर थे। इसके बाद तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने उस टाइम के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी थी उनको किडनैप करके अपने 5 आतंकवादियों को छुड़वा लिया। ये सब करके मिलिटेंट्स का जो कॉन्फिडेंस था वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये खुले आम कश्मीर में AK-47 लेकर घूम रहे थे एंड इनको कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। सबके सब इनसे डरे हुए थे। इनफैक्ट पुलिस तक इनको कुछ नहीं कह रही थी। 4 जनवरी को इन्होंने न्यूज़पेपर में, ये जो मिलिटेंट्स थे, सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स थे, इन्होंने न्यूज़पेपर में एक खबर प्रिंट करवाई कि जितने भी कश्मीरी हिंदूज हैं वो घाटी को छोड़कर कहीं और चले जाएं। जितने भी बड़े बड़े मस्जिद थे उन सब से अनाउंसमेंट करवाई गई कि कश्मीरी हिंदूज घाटी को छोड़ दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। इन सब के अलावा ये जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे ये एक तरीके से हेट लिस्ट निकालते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड कश्मीरी हिंदूज का नाम लिखा हुआ था जिनको ये मारना चाहते थे। जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिन था वो था 19 जनवरी 1990 का। उस टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर थी उसकी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट होती थी हर 6 महीने पे। तो विंटर्स में जो कैपिटल होती थी वो जम्मू होती थी एंड जो समर्स में जो कैपिटल होती थी वो श्रीनगर होती थी। तो इस टाइम पे विंटर्स चल रहे थे एंड जो कैपिटल थी वो जम्मू में थी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो सब के सब जम्मू में थे और कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही नहीं था।
और बिल्कुल कोई भी अथॉरिटी ही नहीं थी कश्मीर में। ऐसा लग रहा था कि ये जो कश्मीरी हिंदूज हैं इनको जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया हो वैली में। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदूज के सबसे ज्यादा मर्डर करे गए, लूटपाट हुई, वुमेन के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम हुए, और ये सारी चीजें देखते हुए कश्मीरी हिंदूज को मजबूरन अपने घर को छोड़ के, अपनी सारी चीजों को छोड़ के वहां से भागना पड़ा, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए, अपनी फीमेल्स की सेफ्टी के लिए। 20 जनवरी को लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदूज ने वैली को छोड़ा और मार्च अप्रैल आने तक ऑलमोस्ट सारे कश्मीरी जो हिंदूज थे वो वैली छोड़ चुके थे, वो अपना घर छोड़ चुके थे। अपना घर छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के ये सब के सब मजबूर थे कैंप्स में रहने के लिए। उन सब ने ये सोचा था कि जैसे ही कुछ टाइम में, अभी हालात खराब हैं, जैसे ही हालात ठीक होंगे कुछ टाइम में, 1-2 हफ्ते बाद हम वापस से अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आज तक ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं, इतने साल हो गए, ये अपने घर कभी वापस ही नहीं जा पाए। कश्मीरी हिंदूज जो हैं ये पूरा घाटी खाली करके चले जाते हैं। तो 21 जनवरी को जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो कश्मीर में थी वो ग्वाकादाल ब्रिज के पास जा रही होती है एंड उसके बाद ये लाल चौक के तरफ जा रही होती है। तो वहां पे सीआरपीएफ के जवान ने इनको वार्निंग भी दी कि आगे मत जाओ, लेकिन ये बात नहीं सुनते हैं एंड इस वजह से ओपन फायरिंग होती है जिसमें मुस्लिम्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अराउंड 50 मुस्लिम्स की यहाँ पे डेथ हुई थी। यहाँ पे कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुस्लिम्स थे जो नहीं चाहते थे कि ये जो कश्मीरी हिंदूज हैं ये वैली को छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर कश्मीरी हिंदूज वैली को छोड़कर चले जाएंगे तो वहां की जो आर्मी है उनको फ्री हैंड मिल जाएगा मुस्लिम्स पे कार्रवाई करने का। इन सारी डेटास को लेके काफी ज्यादा बहस हुई कि हिंदू ज्यादा मरे या मुस्लिम ज्यादा मरे, लेकिन 26,000 से जो ज्यादा हमारे सोल्जर्स हैं वो कश्मीर के चक्कर में शहीद हुए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदूज ने अपना घर छोड़ा, 18,000 के आसपास मुस्लिम्स ने भी अपना घर छोड़ा। ये वो मुस्लिम्स थे जो एक्चुअली में इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे या फिर जो कश्मीरी हिंदूज को सपोर्ट करते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर में इन सारी चीजों की पीछे जो गलती हुई वो किससे हुई। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे फेलियर होता है वो पूरे गवर्नमेंट का फेलियर था। ये इस चीज से प्रूव हो गया कि कैसे अगर एक वीक गवर्नमेंट को चुना जाता है तो किस तरह के हालात जो है वो कंट्री में स्टैब्लिश हो सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो कश्मीरी हिंदूज पे सवाल उठाते हैं कि आपने हथियार क्यों नहीं उठाए। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े लेवल पे दंगे हुए, इतने ज्यादा दंगे हुए, ये गली मोहल्ले के दंगे तो थे नहीं, यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी बड़ी ताकत जो थी वो इन्वॉल्व थी। इन सारी चीजों के पीछे गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा उस टाइम पे। अपने ही सिटीजन्स, इंडिया के अपने सिटीजन्स जो हैं वो अपनी ही कंट्री में एक रिफ्यूजी बन गए। 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में, हर एक मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया जाता है कि कश्मीरी हिंदूज को उनका लैंड वापस मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मैनिफेस्टो तक ही लिमिटेड रह जाता है और आज तक कश्मीरी जो हिंदूज हैं वो रिफ्यूजी ही बने हुए हैं, अभी तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन स्टिल जम्मू एंड कश्मीर की जो हालत है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।